तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपका सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि आपका एग्जाम का मात्र आज से 1 महीने का समय भी नहीं बचा है। 1 महीना में भी कम समय, यानी कहा जाए तो 27 से 28 दिन समय आपका बचा हुआ है। ऐसे में आपका तैयारी के लिए प्रैक्टिस से सबसे बड़ा तुरुम का इक्का होगा, कहिए या जीवन बूटी साबित होगा। तो साथियों, जितना प्रैक्टिस सेट हो सके लगाइए और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। साथियों देखिए, सबसे पहली बात है कि देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको हिंदी का सेट नंबर 1 जो है 1 से लेकर 30 तक होता है आपका प्रश्न आएगा, उसको मैंने पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ आज के ही सुबह वाले वीडियो में। तो आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया गया है, बीपीएससी टीआरई 2.0 लैंग्वेज पेपर प्रैक्टिस सेट, यानी तीनों पार्ट को मैं अलग अलग करवा रहा हूँ। जैसे 1 से 30 तक आपका लैंग्वेज है, 30 से लेकर के आपका 70 तक आपका जनरल है यानी सामान्य अध्ययन है, उसका 70 से लेकर के 150 तक आपका सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मैं आपको 3 वीडियो दे रहा हूँ रोज का, उन तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो को देखने के लिए अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जितना भी वीडियो मैं डालूं नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का। इसमें मैं 40 प्रश्न कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 2 है 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी 31 का ए सही है। उसके आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक होता है। कहाँ? नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि यहाँ पे हमको ऑप्शन में कोई भी नहीं है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? शिवालिक हिमालय दिया गया है, विंध्यन पर्वत दिया गया है, अरावली पर्वत दिया गया है, जो कि गलत है। यानी कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो अमरकंटक से निकलती है। इसमें से क्या सही हो जाएगा? 32 का ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। निम्न में कौन परियोजना बेतवा नदी पर है? तो बेतवा नदी पर कौन सा परियोजना है? मंडी परियोजना, तिलैया परियोजना, माता टीला परियोजना। तो परियोजना जो है जो माता टीला परियोजना है सो बेतवा नदी पर है, यानी बेतवा नदी पर कौन सा परियोजना है? माता टीला परियोजना, यानी 33 का सी ऑप्शन सी हो जाएगा, माता टीला परियोजना। बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन मानव निर्मित झील है? तो देखिए, मानव निर्मित झील में से कौन सा है? तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ से क्या है कि गोविंद बल्लभ पंत जो है सभी एक मानव निर्मित झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भी क्या है? एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, पेरियार नदी झील भी है। पेरियार झील क्या है? एक प्रकार से मानव निर्मित ही झील है। इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो 34 से क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात आपका गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है, जो कर्नाटक की सीमा के निकट है। देखिए ठीक है, ऐसे है ना हमारा मैप। तो यहाँ पे गोवा, यहाँ पे आप जानते हैं बाहर में थोड़ा सा है, तो यहाँ से कर्नाटक यहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है। कौन सा? दूध सागर जल प्रपात। चलिए बढ़ते हैं आगे 36 नंबर प्रश्न की ओर। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। निम्न में कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है? तो
उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है सो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है। पूछेगा कि कौन सा स्ट्रीम जेट जो है सो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है से दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है। तो 36 का ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन सा मृदा पाई जाती है? सबसे ज्यादा मृदा कौन सा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा, जो कि पूरे भारत में लगभग 40% जमीन पर भूभाग पर पाया जाता है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो 37 का ऐसे हो जाएगा। जलोढ़ मृदा जो है सबसे अधिक भू क्षेत्र पर पाई जाती है। 37 का ए सही हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? कोयना परियोजना जो है से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जबकि बात की जाए दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहला जम्मू में है दुलहस्ती परियोजना, और पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। 39 नंबर प्रश्न। शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार की किस ओर है? यानी जो शिवालिक पर्वत है वो हमारे बिहार से किधर है? तो ये तो देखिए, सबसे पहले तो बिहार से तो कभी भी हिमालय जो है से दक्षिण हो नहीं सकता है। दक्षिण हो नहीं सकता है। जब भी होगा तो उत्तर होगा, और उत्तर में कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम या उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व। तो साथियों ऐसे ही देखिए, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे छांट लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनमें से कोई नहीं वाला जो होता है ना ऑप्शन, यही फंसाता है बच्चों को। जैसे देखिए 2 ऑप्शन हम लोग छाट चुके हैं। ठीक है, कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए बिहार जो है यहाँ पे है, और नेपाल हिमालय कहाँ पे है? तो शिवालिक पर्वत क्या है? हिमालय का ही एक भाग है। ठीक है, हिमालय का क्या है? सबसे दक्षिणी भाग है। तो बिहार से हमेशा उत्तर में है। क्या है? नेपाल क्या है? बिहार के उत्तर में है, इसलिए उत्तर में होगा, दक्षिण में तो कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पेच फंसता, क्या पश्चिम है या पूर्व है? ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन है क्या वास्तविकता? पश्चिम। ऐसे देखिए, बिहार यहाँ पे है, जैसे अगर यहाँ पे है, यहाँ पे बिहार है भारत में, तो कहाँ पे हिमालय कहाँ है? इधर पे है। ठीक है, हिमालय यहाँ से लेकर के ऐसे है। हिमालय क्या है? नेपाल में, यहाँ से लेकर के ऐसे है भारत से बाहर। इधर आपका भारत का ही भाग ऐसे है, मतलब मैप टूटा फूटा बना रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम, इधर पे हिमालय। इसका राइट आंसर क्या हो गया 39 का? कि शिवालक पर्वत श्रेणी बिहार की किस ओर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में है। 40 है, पवना विद्रोह कब हुआ था? तो पवना विद्रोह कब हुआ था आपका? 1873 से लेकर के 1875 76 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, पवना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से लेकर 1876 तक। ये विद्रोह हुआ क्यों था? तो देखिए, ये विद्रोह जो था जमींदारों के विरोध है, किसानों का विद्रोह था। यानी बहुत सारे जमींदार थे, उसका विरोध कौन सा विरोध कौन किए थे? किसान लोग विद्रोह किए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम कहिए, आरंभिक नाम कहिए, क्या है? मूल शंकर था। मूल शंकर था। और देखिए, यही दयानंद सरस्वती जो है कई बार पूछता है प्रश्न, इन्होंने यही दयानंद सरस्वती ने आगे चलकर 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में एक समाज का गठन किया था। उसका आंसर आप नीचे कीजिएगा, कौन सा समाज का गठन किया था। ठीक है, मैं हिंट भी दे रहा हूँ, शुरू में आ है। ठीक है, अब तो बता ही देंगे, फिर भी बताइएगा नीचे जरूर, शायद अभी भी कोई नहीं समझ पाएंगे। 42 है, ब्रिटिश शासन काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना लॉर्ड हेस्टिंगटन द्वारा किया गया था। ठीक है, हेस्टिंगटन यहाँ पे हेस्टिंगस हो गया है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंगटन, यहाँ पे जो भी हो, उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंगटन। तो 42 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 42 क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है?
तो भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 ईस्वी है, ठीक है। 1854 किस वर्ष का है? तो 1854 का है। तो 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे कि भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे कहाँ पे विकसित है, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा विकसित था? तो कलकत्ता, हमारा वहाँ राजधानी भी था ज़्यादा इससे पहले, 1911 से पहले राजधानी भी था भारत का। तो पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम जी। किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था? तो लंदन में किसने स्थापित किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण प्रसाद वर्मा जो भी हैं, श्यामजी प्रसाद या कृष्ण प्रसाद वर्मा इनको कहा जाता है। तो लंदन में होम रूल लीग का स्थापना किए थे। होम रूल जब पूछा जाएगा कि भारत में होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। लेकिन हमसे लंदन में पूछा है तो श्यामजी कृष्ण प्रसाद वर्मा या श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो 1892 ईस्वी में जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने गए थे। कब? 1892 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु में से निम्न से कौन थे? देखिए यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे कि महात्मा गांधी मार देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु पूछ रहा है कि गांधी जी के हमारे बापू का राजनीतिक गुरु पूछ रहा है। लोग ध्यान नहीं देंगे और कहें कि मैंने तो सही मार के आया हूँ वहाँ पे। लेकिन हमसे पूछ रहा है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महागोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। और हमारे बापू यानी गांधी जी का महात्मा गांधी यानी हमारे बापू का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हमारे गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया है लेकिन ध्यान लोग नहीं देगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हमारे गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और धार्मिक गुरु कौन थे? तो नारायण गुरु थे। कौन थे? नारायण गुरु, नारायण गुरु उनका नाम था, नारायण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 48वें प्रश्न की ओर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? तो जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जैसे मराठा समाचार पत्र निकाले थे, ठीक है। उसका प्रकाशन किस भाषा में किया था, हमसे ये पूछा है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला हुआ मराठी समाचार पत्र था, वो अंग्रेजी में छपता था। किस में छपता था? अंग्रेजी में छापा जाता था। 48 का केस सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 49 नंबर प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 9 ख यानी पार्ट 9B किस संविधान संशोधन अधिनियम के 2011 से अंत स्थापित हुआ है? तो देखिए ध्यान देने वाली चीज है कि 2011 पूछा है और 9B में जो संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? तो 97वां संविधान संशोधन में हुआ है, ठीक है। इसका क्या है शीर्षक, क्या है? सहकारी समितियां। क्या है? सहकारी समितियां है। तो 49 का क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की ओर। भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना के रूप में दर्शाया जाता है? तो देखिए पहली योजना के रूप में 1966 से लेकर के 1969 तक दर्शाया जाता है। 1966 से 1969, लेकिन 70 दिया है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे अनुसार ई होना चाहिए, ठीक है। ए नहीं हो सकता क्योंकि 70 नहीं होता है। 1966 से 1969 तक होता है। शायद हम 1800 बोल दिया क्या, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा अगर निकल गया 1800। तो 1966 से लेकर 1969 तक को भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के इतिहास के अवधि के रूप में, योजना के अवकाश यानी होल्डे प्लान के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 51 नंबर प्रश्न है। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से दोगुना है। देखिए साथियों मैथ का प्रश्न है, इसे मैं यहाँ पे सोल्व तो करा नहीं रहा हूँ, लेकिन बता देते हैं कि इसका आपको हो सकता है सोल्व कर लीजिए। आंसर बता दे रहे हैं कि सी सही हो जाएगा।
51 क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। फिर देखिए आगे आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। किसी विशिष्ट कुट भाषा में वन को इतना लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा आप खुद से। इसका भी आंसर आ जाएगा 19/1872। देखिए यहाँ पे सोल्व करना संभव नहीं है साथियों, और लंबा समय भी लग जाएगा। 53 है। एक समूह के 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 था। आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को यहाँ रोक लीजिएगा और सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक समूह के 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 था, जबकि दूसरे समूह के सदस्यों का औसत स्कोर 12 था। इसका भी देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, औसत से दिया हुआ है। आगे है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि बड़ी संख्या में 20% में 20 जोड़ा जाए तो 54 का भी देख लीजिए, 54 का भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 54 का 100 हो जाएगा। साथियों इसको मैं स्किप करने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, इसे रोक लीजिएगा वीडियो को, सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में अच्छे से, क्योंकि आपको स्किप नहीं करना है। आपने यहाँ स्किप किया तो वहाँ भी स्किप हो सकता है, इसलिए स्किप आपको करना नहीं है कभी। 55 है। अनीता और विनीता 1950 रुपये की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20:23, 20:23। अब मैं सबका आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास आंसर अगर नहीं हुआ तो आप लोग सोल्व करके फिर आंसर मिलाएं कैसे कि मेरा मैथ सही हुआ कि गलत हुआ। देखिए 56 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो 56 में क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा 607। चलिए सर बढ़ते हैं 57 प्रश्न की ओर। यदि x यह सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की संख्या है जिससे 237 से विभाजित किया जा सकता है, x अंकों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो 57 का क्या से हो जाएगा, 27 से ही हो जाएगा, 57 का 27। साथियों बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। साधारण ब्याज दर के पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4 वर्ष में बढ़कर 1668 हो जाती है। तो इस धनराशि पर लागू ब्याज दर क्या कितना होगा। तो 58 क्या हो जाएगा, 26.3% होगा, 26/3%। 58 का ये सही हो जाएगा। चलिए साथी अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है साइंस का प्रश्न। साइंस का प्रश्न से हम यहाँ से कराना शुरू करेंगे आपका। आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो साथियों देखिए परमाणु क्रमांक 30 जो होता है आपका जिंक के होता है, Zn, ठीक है, जिंक किसका होता है, Zn का होता है। जबकि पूछा है आपसे कि इसमें CO का कितना होता है, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का आपका 27 होता है, जबकि कॉपर का आपका 29 होता है। जब आपसे निकेल पूछेगा तो 28 होता है, ठीक है। 30 इसमें से किसी का नहीं है। और आपसे पूछेगा कि लोहा का कितना होता है, तो लोहा का होता है 26। आपसे पूछेगा कि सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 11। देखिए जो ज़्यादा पूछा जा सकता है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। फिर एक आपसे पूछा जाएगा कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम का आपका 20 हो जाएगा। कैल्शियम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बता दिया, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका क्या होगा, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, तो Zn का। उपयुक्त में से कोई नहीं है यहाँ। बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा। यानी केल्विन पैमाना पर कोई ताप दिया गया है, उसे अगर सेल्सियस में बदलना है तो उसके लिए क्या करना होगा, 273 घटाना होगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, सेल्सियस में, ठीक है। 273 को घटाना होगा। क्योंकि सेंटीग्रेड में क्या होता है, देखिए फिर से यहाँ पे 100 बता भी देते हैं। सेंटीग्रेड यानी सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, तापमान सेंटीग्रेड बराबर केल्विन माइनस 273 डिग्री, 273 डिग्री, तब हमें सेल्सियस पता लगता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में जो शर्करा को नियंत्रित करने वाला अंग है जो अग्नाशय, कौन है, अग्नाशय। 61 का सी हो जाएगा अग्नाशय। चलिए साथियों बढ़ते हैं, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। देखिए कार्बन का नाम है, कार्बन का जब 3 परमाणु मिलता है तो प्रोपेन बनता है। उसी प्रकार से बोलेगा सबसे पहले क्या होगा, C1
CH4 तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट इस प्रकार से होता है। एक का होता है मेथ, दो का एथ होता है, यानी C2H6 दोगुने से 2 अधिक, ठीक है। उसके बाद आता है C3H8, उसके बाद आएगा फिर C4H10। मेथ इसका हो गया, फिर एथ हो गया इसका, प्रोप ब्यूट, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये आपका 1 नंबर एग्जाम में जरूर पूछेगा रासायनिक सूत्र को लेकर के। तो इसे ध्यान दीजिए कि इसका क्या बोलते हैं, CH4 को मेथ, C2H6 को बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं C3H8 को प्रोप, और C4H10 को मेथ एथ प्रोप ब्यूट। उसके बाद अगर जैसे ही बढ़ेगा पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस प्रकार से बढ़ता जाता है। उम्मीद है कि आपको याद भी होगा, लेकिन रिविजन यहाँ पर करवा दिए हैं। निम्न में कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो फिनोप्थेलिन जो है उसका उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों को बीच फर्क याद करने यानी जांच करने के लिए, हम दोनों में अंतर याद करने के लिए उपयोग फिनोप्थेलिन का नहीं कर सकते हैं। तो 63 का क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं 64। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक है, यानी विषुवतीय रेखा क्षेत्र का जो संघन वन है किसके लिए लाभदायक है? तो देखिए ये जो है सबसे ज्यादा मतलब इमारती इमारती लकड़ियों के लिए, किसके लिए? इमारती लकड़ियों के लिए लाभदायक है, जो कि यहाँ पे हमें ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेखा क्षेत्र जो संघन में लाभदायक, जो विषुवतीय रेखा संघन वन है किसके लिए लाभदायक है? तो इमारती लकड़ियों के लिए लाभदायक है। इस प्रकार से 64 का ही सही लगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे, हम 65वें प्रश्न की ओर। कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थित होता है। इसका त्वरण किसमें स्थित होता है? शुरू किए गए समय में स्थित होता है, तब विराम से चलना शुरू करता है, ठीक है। 65 का 20 हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? तो मृत ऊतक किसे पाई जाती है? अस्केलेनेकाइमा इसको बोलते हैं, थोड़ा टेढ़ा नाम होता है। अस्केलेनेकाइमा में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। किस ऊतक में? तो अस्केलेनेकाइमा ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? ये फिर मैथ है, लेकिन इसका आंसर बता देते हैं आपका, क्या हो जाएगा? 46.80%, 46.80%। चलिए बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। ऐसा भी देखिए मैथ आपको ज़्यादा भारी नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत कम समय दिया गया तैयारी को। ऐसे में इस प्रकार से ध्यान दे सकते कि जैसे स्टेट में क्वेश्चन का आसान पूछा गया था कम समय के कारण, इसमें भी क्वेश्चन का लेवल आसान रहेगा, और पेपर में भी कहा गया था, दिया गया था। शिक्षा विभाग ने आग्रह किया है बीपीएससी से कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आसान रखा जाए। देखिए 68 है, 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 बटा 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09 का मान क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए साथियों एक तुक्का का मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। जब देखिए ज़्यादा कैलकुलेटिव मैथ रहेगा, जिसमें गुना भागा ज़्यादा करने के बाद रहेगा, और आपको आंसर नहीं आ रहा होगा, तो आंख बंद करके यानी पहला ऑप्शन मार दीजिएगा। 90% चांस होता है कि वो सही होता है जब कैलकुलेटिव मैथ रहेगा। तो मैंने जब अपने अनुभव के अनुसार देखा हूँ, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से आपका 69 है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, उसके मित्र को शेष धन का 3/8 भाग मिला, दोनों का अंतर 36 रुपया है। तो कुल धन कितना हो जाएगा इसका देखिए अलग है थोड़ा, 256 दिया हुआ, ठीक है। क्या है? 69 का 56 होगा, 256 सी। चलिए बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए किरण बलियान ने एशियाई खेलों 2023 में 72 वर्ष में भारत के पहला पदक किस खेल में जीती है? ठीक है, यानी 72 वर्षों के बाद पहला पदक जीता भारत के लिए। तो गोला फेंकने में जो किरण बलियान है
गोला फेंकने में 72 वर्षों के बाद भारत के लिए पहला पदक जीती है। किस खेल से थी? तो गोला फेंकती थी। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपका 40 प्रश्न कंप्लीट होता है सामान्य अध्ययन का। इसके आगे आपका बचता है सामाजिक विज्ञान का। साथियों इसका वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा, 2 घंटे के बाद आपको रात तक मिल जाएगा 6-7 बजे तक। तो इसके लिए क्या करें, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज इसी प्रकार से आपको 3 वीडियो में देते रहता हूँ। बाकी साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।